नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक ही चिंता रहती है कि बुढ़ापे में जब उसका शरीर कमजोर हो जाएगा तब उसका खर्चा कौन उठाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा और सबसे बड़ी बात कि क्या वह आत्मसम्मान से जी पाएगा भी या नहीं। आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करेंगे जो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है बुढ़ापे में उसको कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों, हाल में भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है जो कि सरकारी कर्मचारियों को एश्योर पेंशन की गारंटी देता है। लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी व विपक्ष ऐसा क्यों हुआ, चलिए समझते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कमलदीप और फोकस ऑफ फ्रंटलाइन के एपिसोड नंबर 2 में आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। पेंशन की नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कई लोगों के मन में कई सारी दुविधाएं हैं, कई सारे सवाल हैं, कई कंफ्यूजन है। कई लोग ये हिसाब किताब लगा रहे हैं कि हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा, एनपीएस में रहें कि यूपीएस में जाएं। आज हम आपको ऐसे हर सवालों का जवाब देने वाले हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत यदि एक सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष या अधिक की नौकरी करने के बाद रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज का 50% प्लस महंगाई भत्ता हर महीने एश्योर पेंशन के रूप में दिया जाता है और इसमें महंगाई बढ़ने के साथ साथ पेंशन में बढ़ोतरी होने का प्रावधान भी है। यही नहीं, यदि सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष से ज्यादा तथा 25 वर्ष से कम की नौकरी करता है तो उसको की गई नौकरी के समय के अनुपात में पेंशन की राशि दी जाएगी। यहां पर यह निर्धारित किया गया है कि सरकारी कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में तो दिए ही जाएं, चाहे उसकी पेंशन कम ही क्यों ना कैलकुलेट की गई हो। यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक संक्षिप्त विवरण है दोस्तों, और इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसमें कर्मचारी को कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा, इसको कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा, इसको आगे उदाहरण के साथ विस्तार से समझेंगे। वास्तव में इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हमें इससे पहले के पेंशन स्कीम्स को भी समझना जरूरी होगा, जो कि है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। तभी हम इसको अच्छी तरह तुलना कर पाएंगे कि एक सरकारी कर्मचारी को इन तीनों में क्या फायदे और क्या नुकसान है, क्योंकि वर्तमान में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 2 ऑप्शन दिए हैं कि वे नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुन सकते हैं। और यही नहीं, 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारी भी इन दोनों स्कीमों में से किसी एक स्कीम को चुन सकते हैं। परंतु सरकार की समस्या यह है कि सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। वह विरोध भी इसी बात पर लेकर हो रहा है कि सरकार नई पेंशन स्कीम व यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। पिछले बहुत से चुनाव भी ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करने की मांग को लेकर लड़े गए, जिसमें कुछ राज्य सरकारों ने तो अपने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू भी कर दिया। जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था, परंतु बीजेपी की सरकार बदलने के बाद राजस्थान में बीजेपी ने दोबारा ओपीएस को हटाकर एनपीएस अप्लाई कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने ओपीएस लागू किया था, परंतु यूपीएस आने के बाद योगी जी ने इसे लागू करने की बात करने लग गए हैं। इस प्रकार से ओपीएस लागू करना विपक्ष का सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा है, जिसमें कि वह सरकारी कर्मचारियों को व युवाओं को जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं उन्हें लुभाते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम में जिसके कारण सभी सरकारी कर्मचारी केवल इसकी ही मांग कर रहे हैं। रिटायर कर्मचारियों को पेंशन भुगतान की प्रथा अंग्रेजों के समय से ही औपनिवेशिक भारत में 1881 से ही मौजूद है। ओल्ड पेंशन सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय से हुई थी, जब 1924 में सिविल प्रतिष्ठानों पर ली कमीशन ने भारत में अपने कर्मचारियों के लिए सक्रिय सेवा के दौरान वेतन का आधा हिस्सा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में देने की सिफारिश की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का निर्माण भारत की स्वतंत्रता से पहले ही कर दिया गया था, जो कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लाभ के प्रावधानों को और मजबूत करता था। ओल्ड पेंशन स्कीम में
यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी मानक अवधि की सरकारी नौकरी करने के बाद रिटायर होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 20 वर्ष तक की होती है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे लास्ट मंथ की सैलरी की बेसिक पे का 50% प्लस महंगाई भत्ता प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है। और यही नहीं, यदि उसे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी, उसकी पत्नी को फैमिली पेंशन भी दी जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली पेंशन की पूरी राशि उसके जीवन पर्यंत तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में पूरी की पूरी तरह सरकार के द्वारा वहन की जाती है। मतलब कि ओपीएस में सरकारी कर्मचारी का अंशदान 0 होता है और 100% अंशदान सरकार का होता है। और यह पेंशन की राशि भी महंगाई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वह पेंशन के लिए तो 0 होता है, परंतु इसमें एक जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान होता है, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी जीपीएफ में अंशदान करता है, जिस पर उसे 8.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी मिलता है। वह इस जीपीएफ की राशि को अपनी नौकरी के दौरान बीच में निकलवा भी सकता है, और यदि वह इसको नहीं निकलवाता है तो रिटायरमेंट के बाद यह जीपीएफ की राशि पूरी ब्याज के सहित कर्मचारी को वापस कर दी जाती है। इसके साथ साथ ग्रेच्युटी में भी वह अन्य सुविधाएं जैसे कि मेडिकल अलाउंस इत्यादि तो अलग से मिलती ही मिलती है। तो इस प्रकार ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी को बिना किसी अंशदान के सरकार गारंटीड पेंशन देती है, और यही वजह है जो ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा लुभावना बनाती है। परंतु 2004 के पेंशन रिफॉर्म्स में कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कर्मचारी जिस समय पर पेंशन ले रहा है उस समय मौजूदा सरकार के ऊपर राज्य की संचित निधि पर लोड आता है, और वह लोड धीरे धीरे करके इतना बढ़ सकता है कि वह एक ना एक दिन सरकार का भट्टा बिठा दे। तो अब कुछ ना कुछ नया करने की जरूरत थी। इसी बोझ को कम करने के लिए सन 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन स्कीम में रिफॉर्म करते हुए नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस को लागू किया, और उस समय कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी एनपीएस स्कीम का समर्थन किया था। उस समय की सरकारों के अनुसार एनपीएस अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी थी, क्योंकि इससे सरकार पर पेंशन का बोझ कम होता था। इस प्रकार एनपीएस 2004 से लागू की गई, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम सरकारी कर्मचारी को भी अंशदान पेंशन में जोड़ा गया। एनपीएस के अंदर सरकारी कर्मचारी का अंशदान 10%, वहीं सरकार का अंशदान 14% होता है। यदि सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट पर उसे इस अंशदान की कुल राशि का 60% तत्काल रिटायरमेंट पे दे दिया जाता है, और बाकी का 40% शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और शेयर मार्केट के रिटर्न के अनुसार उसकी पेंशन तय कर दी जाती है, जो कि ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। यानी कि नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में फिक्स पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। उस समय तो यह पेंशन स्कीम काफी अच्छी लग रही थी, परंतु 20 साल के बाद यानी कि 2024 में जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत रिटायर होने लगे तो सामने यह आया कि उनकी पेंशन बहुत ही ज्यादा कम बन रही है। मैं सरदारी लाल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर से पीटीआई की पोस्ट से दिसंबर 2018 में रिटायर हुआ हूं, और मुझे एनपीएस से मिलने वाली पेंशन जो थी वो 2790 रुपये 83 पैसे थी, और अब जो एजी ऑफिस से ओपीएस का केस पास हुआ है उसमें मिलने वाली जो पेंशन है वो 29,200 प्लस डीए। 2019 में मार्च में रिटायर हुआ हूँ। लगभग 72,000 मेरी तनख्वाह थी उस समय, अंतिम मेरा पेमेंट था, लेकिन पेंशन जो सरकार एनपीएस बनाई है वो मात्र 1,028 है, जो मेरे खाते में वो एचडीएफसी एलआईसी से
निर्धारित की गई है वही मुझे मेरे खाते में हर महीने में 1000 कुछ कर्मचारी की पेंशन तो 5,000 रुपए से भी कम बन रही थी, जिसके कारण एनपीएस का विरोध शुरू हो गया और सरकार को मजबूर होकर एनपीएस स्कीम में रिफॉर्म करने को मजबूर होना पड़ा। और एनपीएस में रिफॉर्म करने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार के द्वारा पेश किया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही गारंटीड फिक्स पेंशन को लाया गया है, परंतु कुछ शर्तों के साथ साथ। पहली शर्त, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनपीएस की तरह कर्मचारियों को भी अंशदान करना पड़ेगा, जो कि एनपीएस की तरह ही 10% होगा, प्लस सरकार का अंशदान बढ़ाकर 14% से बढ़ाकर 8.5% कर दिया गया है यूपीएस में। दूसरी शर्त, कर्मचारियों को इस पेंशन का पूरा लाभ लेने के लिए कम से कम 25 वर्ष की नौकरी पूरी करनी जरूरी है। और तीसरी शर्त, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अंशदान की गई कुल राशि का केवल 10% ही सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट पे दिया जाएगा, बाकी का 90% सरकार अपने पास रख लेगी। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि अंशदान की सारी राशि ब्याज के सहित कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय वापस दे दी जाती थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वैसे तो ग्रेच्युटी यानी कि लमसम मनी का भी प्रावधान है, जो कि सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई कुल नौकरी का 6 मंथ कितने बनते हैं कैलकुलेट किए जाएंगे और उनका 10% गुना में नंबर ऑफ 6 मंथ करने पर जितनी राशि आती है वह ग्रेच्युटी के रूप में दी जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कर्मचारी को ग्रेच्युटी के लिए कैलकुलेट की गई राशि 1 लाख रुपए निकलती है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए निकलती है, और उसने 35 वर्ष की नौकरी की है, तो 35 वर्षों में अगर 6 महीने निकाले जाएं तो 35 गुना 12 यानी कि 420 महीने आएंगे। 420 महीने को 6 से भाग कर दिया जाए तो 70 का आंकड़ा आता है। तो इस प्रकार से 1 लाख राशि का 10% 10,000 रुपए आता है। ठीक है, तो 10,000 को गुना 70 मल्टीप्लाई करने पे 7 लाख की ग्रेच्युटी यूपीएस में उस कर्मचारी को मिलेगी, जो उसे 35 वर्ष की नौकरी करने के बाद प्राप्त होगी। परंतु यदि इसकी ओपीएस के साथ तुलना की जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम में 35 साल की नौकरी करने के बाद एक सरकारी कर्मचारी को 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती थी। तो इस प्रकार आप खुद देख सकते हैं कि अब केवल यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 7 लाख रुपए ही मिलेंगे, वह भी 35 साल नौकरी करने के बाद ग्रेच्युटी के रूप में, और वो भी जब उसकी सैलरी 1 लाख रुपए हो। वहीं अच्छी बात यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी फैमिली पेंशन देने की बात करती है, जिसके अंतर्गत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी उसके द्वारा दी गई लास्ट पेंशन का 60% हर महीने फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का दूसरा बेनिफिट यह है कि इसमें महंगाई के ऊपर भी फोकस किया गया है, अर्थात पेंशन की राशि इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते के रूप में पेंशन के साथ ही दे दी जाएगी। मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में समय के अनुसार महंगाई बढ़ने पर पेंशन की राशि भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार यदि ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम व यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की संक्षेप में एक साथ तुलना की जाए तो पता चलता है कि नंबर 1, ओल्ड पेंशन स्कीम में बेसिक पे का 50% प्लस डीए पेंशन के रूप में दिया जाता था। वहीं एनपीएस में पेंशन की कोई गारंटी ही नहीं होती थी, वह शेयर मार्केट के ऊपर आधारित होती थी, जिसको रिफॉर्म करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी लास्ट 12 मंथ की बेसिक पे का 50% प्लस डीए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। नंबर 2, ओल्ड पेंशन स्कीम में भी महंगाई भत्ते को दिया जाता था, जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी दिया जाएगा, जबकि नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में महंगाई भत्ते का कोई भी प्रावधान नहीं था। नंबर 3, ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का अंशदान 0 होता था और सरकार का 100% होता था। कहने का मतलब यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सारा का सारा खर्चा सरकार उठाती थी, सारी की सारी पेंशन सरकार के द्वारा दी जाती थी। वहीं एनपीएस में सरकारी कर्मचारी का अंशदान 10% होता था, वह सरकार का अंशदान 14% होता था, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बढ़ाकर सरकार का
अंशदान 18.5% कर दिया गया है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी सरकारी कर्मचारी का अंशदान 10% ही रखा गया है। नंबर 4, ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अंशदान की 100% राशि ब्याज सहित रिटायरमेंट पर वापस कर दी जाती थी, जबकि एनपीएस में केवल 60% राशि ही वापस की जाती थी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केवल 10% राशि ही रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को वापस की जाएगी। बाकी 90% राशि सरकार के पास ही रहेगी। और यही सबसे बड़ी समस्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को जो परेशान कर रही है। और नंबर 5, अगर ग्रेच्युटी की बात की जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम में यदि एक कर्मचारी 35 साल की नौकरी करता है फॉर एग्जांपल, तो उसे 25 लाख की ग्रेच्युटी मिलती थी, जबकि एनपीएस स्कीम में तो ग्रेच्युटी का कोई प्रावधान होता ही नहीं था। वहीं यदि यूपीएस में बात की जाए तो एक कर्मचारी को, मान लीजिए वो 35 साल नौकरी करता है, तो 35 साल नौकरी करने पर एक यूपीएस में केवल 7 लाख रुपए ही ग्रेच्युटी के प्राप्त होंगे, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम से वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वहां पे 35 लाख रुपए मिला करते थे 35 साल नौकरी करने पर। यह कुछ मुख्य समस्याएं हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जो सरकारी कर्मचारी को इसे अपनाने में दिक्कत कर रही हैं। इसके साथ साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 वर्ष की नौकरी पूरी करने की बात की गई है। इस स्कीम का पूरा लाभ लेने के लिए, ठीक है, लेकिन अर्धसैनिक बलों की तो नौकरी ही 20 वर्ष की होती है, तो वह इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरा लाभ किस प्रकार से ले पाएंगे, यह भी एक बड़ी समस्या बन गई है। हो सकता है कि नियर भविष्य में इसके ऊपर कोई प्रावधान किया जाए, इसमें कुछ अमेंडमेंट लाया जाए, परंतु अभी तो इस कारण से भी इसका विरोध किया जा रहा है। एक समस्या यह भी आ रही है कि भारत में एससी, एसटी, ओबीसी को 40 साल की उम्र तक नौकरी लग सकती है। तो उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 40 वर्ष में सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है और 60 साल में वो रिटायर हो जाता है, तो उसने तो केवल 20 साल की नौकरी करी। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में तो इसका पूरा लाभ लेने के लिए 25 वर्ष की नौकरी करना आवश्यक है। तो समस्या यह है कि यहां पर उस कर्मचारी को, मतलब इसमें उसकी क्या गलती है जिसके कारण उसे इस यूनिफाइड स्कीम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसको लेकर भी एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग में पेंशन स्कीम का विरोध किया जा रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध करने का अन्य कारण यह है कि कर्मचारियों का कहना है कि अप्रैल 2023 में वित्त सचिव डॉक्टर सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई कि एनपीएस में क्या सुधार किए जाएं, उसमें क्या सुधार हुआ, पेंशन स्कीम में किस तरह की कमियां पाई गई, या किसी को नहीं पता, क्योंकि उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि उन्हें कभी भी कमेटी या सरकार की तरफ से नहीं बुलाया गया, जबकि उन्होंने कई बार पत्र लिखे। सरकार ने यह पेंशन स्कीम प्रस्तावित करने से पहले उनको संज्ञान में नहीं लिया। विजय बंधु, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के, और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए उन्होंने देश भर में काफी आंदोलन किए हैं, उनका भी कहना यही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छी नहीं है और इसको लागू करने से पहले कर्मचारियों को कोई राय नहीं ली गई। और सरकार ने जिन सरकारी कर्मचारियों की राय ली भी है, वह लोग तो खुद ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लिए हुए हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वह आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।